मित्रों, कुछ अर्सा पहले जो इजराइल के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, इनके अंदर नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके इमर्ज ज़रूर हुई है, लेकिन नेतन्याहू के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बना सके। वहाँ पे 60 सीटें रिक्वायर्ड होती हैं। वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कैंसेट उसको कहते हैं, कैंसेट में 120 सीटें होती हैं, उसमें से 60 सीटें चाहिए होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब नेतन्याहू को लामहला दूसरी पार्टियों की भी हिमायत दरकार थी हुकूमत बनाने के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो नेतन्याहू ने जो अप्रोच किया हुआ था वो वहाँ की हार्डलाइनर पार्टियों को किया हुआ था, जो जायनिस्ट पार्टियां हैं, बिल्कुल कट्टर जिनको आप कह सकते हैं। वो छोटी छोटी पार्टियां हैं लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं। इसने उनको अप्रोच किया था और उन्होंने इसके साथ अलायंस भी बनाया था इलेक्शन के लिए। ना इनके पास रिक्वायर्ड नंबर तो था, लेकिन मिनिस्ट्रियों की बंदर बाट में बात नहीं बन रही थी इनकी। यानी इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले इन्होंने जो कुछ भी टॉक्स की थी वो कुछ लूज किस्म की टॉक्स थी। इन्होंने कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी कि इलेक्शन जीतने के बाद इसको ये मंत्री मिलेगी, मिनिस्ट्री मिलेगी, तो उस पार्टी को ये वाली मिनिस्ट्री मिलेगी। ऐसा शायद इन्होंने पहले अनाउंस नहीं किया हुआ था। ये वेट कर रहे थे कि डिपेंड करता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, फिर डिसाइड करेंगे। अब इन पार्टियों को तो देखें, सारा कुछ हो गया, इलेक्शंस हो गए और सारा स्कोर कार्ड तो आ गया, लेकिन हुकूमत नहीं बन पा रही थी। अच्छा, ये भी याद रहे कि पिछले 2 साल के अंदर ये कोई चौथी 5वीं मरतबा इलेक्शंस हुए इजराइल के अंदर। वहाँ पर हमेशा वीक गवर्नमेंट ही बन रही है। इस बार माना जा रहा था कि ये सबसे स्ट्रांग गवर्नमेंट बनेगी और सबसे ज़्यादा हार्डलाइनर हुकूमत इजराइल की हिस्ट्री की यही बनेगी। नाउ अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कल रात तक का टाइम था नेतन्याहू के लिए। उसका वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कानून के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा सीटें लेती है जमात, उसको कहता है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो मुझे बताएं, इस डेट तक बताएं तो आपको मैं राइट दे दूंगा हुकूमत बनाने के लिए। ये वहाँ का कानून है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है। अब डेडलाइन जो थी ना, डेडलाइन हुकूमत बनाने के लिए प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने की, वो कल रात को थी। कल रात 12 बजे तक का टाइम था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी 12 बजने में आधा घंटा भी बाकी था तो हुकूमत नहीं बन रही थी इजराइल की। अगर यहाँ पर हुकूमत ना बनती तो मुमकिन था कि जो दूसरी सबसे बड़ी जमात होती वहाँ की, जो अपोजिशन है नेतन्याहू को, उनको प्रेसिडेंट इजराइल का कहता कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप प्रूव करके दिखाएं और हुकूमत बनाए, फिर इक्वेशन ही चेंज हो जाती। लेकिन ड्रामेटिक सीन्स कल फिर देखने को ये मिले कि अभी जब आधा घंटा था तब भी इनके पास बात नहीं बन रही थी इनकी। तो लास्ट जो 15 मिनट थे, लास्ट 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बचे हुए थे ये हुकूमत बनाने का जो टाइम फ्रेम होता है, तब जाके नेतन्याहू ने इजराइल के प्रेसिडेंट से कहा कि मेरे पास, हिब्रू ज़बान में 2 लफ्ज़ उसने बोले कि आई हैव द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये 2 लफ्ज़ उसने बोले हिब्रू ज़बान में। अब ये हुआ है वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जाके इनकी हुकूमत बनी है। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू की पोजीशन कमज़ोर है। नेतन्याहू ने कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियां भी गिव अप कर दी हैं जो कि असल में इसको मिलनी थी, लेकिन इसने अपने से ज़्यादा हार्ड लाइनर्स जो कि इसके था दिए 2-2, 4-4 सीटों वाले, बहुत सारे इसने अपने साथ मिला लिए हुए हैं। तो इसने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है दोबारा पीएम बनने के लिए, और 2-3 मिनिस्ट्रियां जो कि इसको नहीं देनी थी वो भी इसने दे दी हुई हैं। हाँ, जो पावरफुल मिनिस्ट्रियां हैं ना इनकी, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो शायद ये रख लेगा, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री ये इतमर बिन गवेर की पार्टी को देने वाला है और 2-3 और भी जो छोटी जमातें हैं उनको बड़ी सीटें देने वाला है। तो ये नया एक डेवलपमेंट वहाँ पर सामने आई है। लेकिन बॉटम लाइन ये है, सबका जो हासिल है वो ये है कि वहाँ पर एक इंतहा पसंद हुकूमत अब 2 जनवरी या 3 जनवरी को ये आ जाएंगे, इनका हलफ हो जाएगा, ये ओथ लेंगे। 2-3 जनवरी को फॉर्मली इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी और उसके बाद ये अगले जितना भी अरसा इनकी हुकूमत चलती है ये वहाँ पर फैसले करेंगे। और एक्सपेक्टेड यही है कि हार्डलाइनर डिसीजंस लेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे हुकूमत में आने के बाद जिससे फ़लस्तीनियों को नुकसान होगा और इनको फ़ायदा होगा। अच्छा, इजराइल की जो फोर्सेस हैं उनके साथ भी इतमर बिन गवेर और 1-2 पार्टियों के कुछ इख्तलाफात नज़र आए हैं सामने इनके। कुछ वाक़यात ऐसे आए हैं जिसमें इनकी जो फोर्सेस हैं वो पसंद नहीं कर रही कि ये ज़्यादा इंटरफेयर ना करें हमारे मामलात में। ये भी चीज़ें नज़र आई हैं। अभी कुछ हफ्ता पहले ही इजराइल का जो आर्मी चीफ है उसने वार्निंग दी थी पॉलिटिशियंस को कि आप फ़ौज के मामलात में मदाखलत करने का आप ये जो ख्याल है वो अपने दिमाग से निकाल दें। तुर्की का बड़ा अखबार है अनादोलू एजेंसी, इसने रिपोर्ट किया था कि इजराइल आर्मी चीफ वार्न्स पॉलिटिशियंस अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन मिलिट्री डिसीजंस। अवीव कोचवी सेज
सोल्जर्स कंडक्ट विल बी हैंडल्ड विद इन आर्मी फ्री ऑफ एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो हुकूमत बनी नहीं, पहले से ही उनकी जो आर्मी है उसके ऊपर असरअंदाज होने की एक अटैम्प्ट हमें नजर आई, लेकिन ये अटैम्प्ट वहाँ की आर्मी ने शट ऑफ कॉल दे दिए कि पॉलिटिशियंस को इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का सेटअप वहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहाँ पे थोड़ा सा हमें सिविल मिलिट्री टेंशन भी शुरू से ही नजर आ रहा है। लेकिन नेवरदलेस ये मुश्किल किस्म का टास्क था नेतन्याहू के लिए, जो कि उसने 15 मिनट पहले सिर्फ डेडलाइन से जो है वो मुकम्मल किया है और हुकूमत बना ली है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है इस पे कि मिनट्स बिफोर डेडलाइन नेतन्याहू इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट ही इज मैनेज्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट। पीएम डेजिग्नेट अनाउंसेस दैट ही इज सक्सीडेड इन cobbling together coalition some 15 minutes before midnight. Inking deals with ultra-orthodox parties that had been holding out. ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियां वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको 2-4 रोज पहले बताया था कि एक मखसूस किस्म का तबका ऐसा भी है, तकरीबन 9 से 12% इनकी इजराइल की आबादी में इनका शेयर है। एक मखसूस किस्म का तबका है वहां पर, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होते हैं। उनकी और नेतन्याहू की एक लेन देन का मामला चल रहा था, गालिबन उनकी सपोर्ट की वजह से ही नेतन्याहू जो है वो ये वाली गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गया, वरना उसको जो शुरू में प्लान्स थे उसके कि इतमर बिन गवेर आएगा तो 2-3 और उसकी पार्टियां जो हार्डलाइनर्स हैं वो आ जाएंगी तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं बन पा रहा था। तो इन्होंने बड़ा एक कलीदी रोल यहाँ पर प्ले किया हुआ है। सबसे अहम बात जो इस कोलिशन में देखने वाली है वो ये होगी कि इस अलायंस के अंदर बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं, जो कि अरबों के साथ नॉर्मलाइजेशन के भी खिलाफ रही हैं। उन्होंने अनेक्स करना है वेस्ट बैंक को, ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक का इलाका है ये हम अनेक्स कर देंगे। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये चीज़ें कही हुई हैं। तो वहाँ पर नेतन्याहू क्या करेगा? एनेक्सेशन तो देखे नहीं हो सकती ना, एनेक्सेशन होगी तो फिर पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट है वही जंग का माहौल वहाँ पर बन जाएगा। तो एक तो वो भी नहीं हो सकती, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हो सकती। नेतन्याहू नॉर्मलाइजेशन चाहता है अरब मुल्कों के साथ, खास तौर पर आजकल तो सऊदी अरब के ऊपर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि सऊदी अरब किसी तरह से हमें थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, लेकिन सऊदी वाले अभी तक लिफ्ट नहीं करा रहे। सऊदी वालों का अभी तक वही पुराना स्टांस है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती हम तो नॉर्मलाइजेशन का सोच भी नहीं सकते। अभी तक उन्होंने ये लाइन मेंटेन रखी हुई है सऊदीज़ वालों ने। लेकिन नेतन्याहू नेवरदलेस यही चाहता है कि जो पावरफुल मिडल ईस्ट के मुल्क हैं उनके साथ हम थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन कर लें, लेकिन दूसरे जो उसके इत्तेहादी हैं वो इस चीज़ के मुखालिफ भी रहे हैं। वो एंटी अरब पार्टियां हैं बहुत सारी इसके अंदर, ये जो गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सिस्टम बनेगा कैसे इनका, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि मजमूई तौर पर इनकी क्या पॉलिसी रहती है अरबों के बारे में। अगर यहाँ की जो हार्डलाइनर छोटी छोटी पार्टियां जो कि एंटी अरब हैं वो नेतन्याहू के नज़रिए को सपोर्ट करती हैं तो शायद वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेंगे। जो कि इनके वोटर्स हैं वो हार्डलाइनर वोटर्स हैं, यानी इनके ये जो जज्बाती नारे होते हैं उनकी वजह से इनको वोट दिया हुआ उन्होंने। तो फिर वो कैसे उसको टैकल करेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है, एंड दैट वी नीड टू सी। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा नेतन्याहू के लिए वो ये होगा कि रशिया के साथ जो पॉलिसी है इसकी इजराइल की वो कैसे आगे लेकर चलता है। रशिया के साथ वो ख़राब मामलात अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि रशिया मिडल ईस्ट के अंदर भरपूर फौजी प्रेजेंस रखता है। इजराइल के जो बॉर्डर्स हैं, सो कॉल्ड बॉर्डर्स हैं इस मकबूजा रियासत के, वो तो सीरिया के साथ लगते हैं। सीरिया में बैठा हुआ है रशिया, रशियन फोर्सेस बैठी हुई हैं, रशियन इक्विपमेंट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन वेस्ट वालों का इनके ऊपर शदीद दबाव है कि आप यूक्रेन को असला दें, वेपन्स दें, और रशिया ये नहीं चाहता कि इजराइल उनको वेपन्स दे। हालांकि ईरान दे रहा है वेपन्स, ईरान रशिया को वेपन्स दे रहा है। इसी वजह से फिर वेस्ट वाले इजराइल को बोल रहे हैं कि आप यूक्रेन को वेपन्स दें। अगर यूक्रेन को वेपन्स नेतन्याहू देता है ना तो इससे इजराइल के और रशियंस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। रशियंस जो कि यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं इजराइल के, सीरिया के अंदर, तो ये फिर एक बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए, सिक्योरिटी चैलेंज होगा। देखना यह कि इनकी क्या पॉलिसी होती है इस हवाले से। ये दो सबसे बड़े मेरे ख्याल से इस नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा। और ये जो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का अलबत्ता ख्याल है तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ाना और जाहिलाना किस्म का ख्याल है। ये तो फौरी तौर पर तो नहीं करेगा नेतन्याहू, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर ये एनेक्सेशन का सोचेगा भी तो एक भरपूर जंग छिड़ जाएगी और चारों तरफ से नेतन्याहू की सरकार जो है वो घेरे में आ जाएगी। इतना बड़ा रिस्क वो ले नहीं पाएगा।